ब्रिक्स देश आजकल इस चक्कर में लग गए हैं कि वो अपनी एक अलग करेंसी बनाएं जिसे ब्रिक्स करेंसी का नाम दिया जाए। और उन्होंने कहा था कि मैं अगर अमेरिका के डॉलर बचाने के लिए, अमेरिका के व्यापार को बचाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ा वो मैं करूंगा। अगर ब्रिक्स देशों ने किसी भी तरीके से डॉलर से छेड़छाड़ करने की या डॉलर को रिप्लेस करने की कोशिश की तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि मैं उन देशों पर 100% टैरिफ लगाऊंगा। ट्रंप साहब ने कहा कि भैया देखो मैं लगाने वाला हूं 100% टैरिफ। मतलब यह है कि भारत की चीज जो ₹1 की है वो फिर वहां ₹2 की बिकेगी। क्यों, कब और किस स्थिति में? जैसे डॉलर से छेड़छाड़ शुरू होगी अमेरिका को पेट में दर्द होना लाजमी है। भारत भी रुपये के दबदबे को लगातार बढ़ा रहा है। ऐसे में ट्रंप साहब को लगता है कि भैया उनकी डॉलर जो है वो खतरे में है। ट्रंप साहब जो हैं बैठे हैं, अब इनके बारे में आज तक निर्णय नहीं कर पा रहा भारत की ये हमारा पक्षकार आदमी है कि विपक्ष आदमी है। आरजी ज्ञान सबसे सटीक। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरजी ज्ञान पर। मैं सुशांत कुमार हाजिर हूं फिर एक नई चर्चा के साथ। दोस्तों मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपसे कुछ दिन पहले जब ब्रिक्स सम्मेलन हुआ तो इस पर एक प्रॉपर सेशन किया था। वहां पर मैंने ब्रिक्स सम्मेलन में क्या क्या हुआ उन सारी बातों की खूब विस्तार से चर्चा की थी। उसी चर्चा में मैंने एक बात और भी बताई थी कि ब्रिक्स देश आजकल इस चक्कर में लग गए हैं कि वो अपनी एक अलग करेंसी बनाएं जिसे ब्रिक्स करेंसी का नाम दिया जाए। क्यों? क्योंकि उनको चैलेंज करना था डॉलर को। आप और हम सब व्यावहारिक जीवन में एक चीज बड़ी कॉमन जानते हैं कि साहब जो कुछ है वो डॉलर है। तेल खरीदो तो डॉलर, एक्सचेंज रेट देखा जाए तो डॉलर, विदेश में व्यापार खरीदो तो डॉलर। मतलब डॉलर का वर्चस्व अकेले भारत में नहीं है, लगभग दुनिया के हर देश में डॉलर का वर्चस्व है। इसी वर्चस्व को चैलेंज करने के लिए ब्रिक्स देशों ने एक बात की थी कि भाई क्यों ना हो कि ब्रिक्स समूह की करेंसी होनी चाहिए जिसे ब्रिक्स करेंसी का नाम दिया गया। उस समय अमेरिका में प्रेसिडेंट के इलेक्शन चल रहे थे, तब भी यह चिंता में थी बात कि भैया अमेरिका के जो राष्ट्रपति बनेंगे या अमेरिका राष्ट्रपति जो इस समय हैं जो बाइडेन साहब, इनको इस बात की टेंशन होनी लाजमी है। हालांकि इलेक्शन हुए, इलेक्शन होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब की जीत डिक्लेयर कर दी गई। अब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। उन्होंने अपनी चुनावी रैलियों में कुछ वादा किया था। वो एक बात को कहते हुए बड़े जोर शोर से पाए गए थे कि मैं अमेरिका को दोबारा से ग्रेट बनाऊंगा। अमेरिका के ग्रेट होने की कहानी इस बात में भी निहित कर होती है कि भैया डॉलर का वर्चस्व है, इसलिए भी अमेरिका ग्रेट है। तो आप अगर अमेरिका को ग्रेट बनाने की बात कर रहे हो तो उन्हें डॉलर के प्रति संवेदनशीलता दिखानी थी उस समय में, खासकर जब अमेरिकी डॉलर को चैलेंज मिल रहा है ब्रिक्स देशों द्वारा। और उन्होंने कहा था कि मैं अगर अमेरिका के डॉलर बचाने के लिए, अमेरिका के व्यापार को बचाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ा वो मैं करूंगा। इसी बात को लेकर शनिवार में एक उनका फिर से बयान सामने आया जिससे पूरी दुनिया में हलचल होनी शुरू हुई। जो अर्थशास्त्री थे, जियोपॉलिटिक्स से ज्ञाता थे, उन्होंने गणित जोड़ भाग करना शुरू कर दिया कि इस बयान के मायने क्या हैं। उन्होंने कहा कि अगर ब्रिक्स देशों ने किसी भी तरीके से डॉलर से छेड़छाड़ करने की या डॉलर को रिप्लेस करने की कोशिश की तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि मैं उन देशों पर 100% टैरिफ लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? 100% टैरिफ लगाऊंगा। आप इस स्टेटमेंट को एक बार कोट कीजिए। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि हमें इन देशों को एक प्रतिबद्धता की जरूरत है कि वे ना तो एक नई ब्रिक्स मुद्रा बनाएंगे, ना ही शक्तिशाली अमेरिकी डॉलर को बदलने के लिए किसी अन्य मुद्रा को वापस लेंगे, या उन्हें 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। टैरिफ टैरिफ टैरिफ, जब से इन्होंने अपना चुनाव प्रचार शुरू किया है टैरिफ। आंख दिखा किसको रहे हैं ये? अब सही बात है, जब टैरिफ के बारे में बात करें, टैरिफ क्या होता है पहले आप टैरिफ समझिए। व्हाट इज टैरिफ? टैरिफ होता है कि मान लीजिए किसी देश का एक सामान किसी देश में पहुंच रहा है और उस देश का सामान कुछ सस्ता है, जो देश उस देश में सामान भेज रहा है। मान लीजिए भारत अमेरिका में सामान भेज रहा है, अब भारत का सामान सस्ता है तो ऑब्वियस बात है कि भारत का सामान ज्यादा बिकेगा। ऐसी स्थिति में अगर टैरिफ लगा दिए जाएं, टैरिफ सरप्लस चार्ज होते हैं। इसका मतलब यह है कि भारत के सामान पर अगर अमेरिका में टैरिफ लगेगा तो भारत का सामान महंगा हो जाएगा। तो ऑब्वियस बात है अमेरिका के सामानों को बढ़ोतरी मिलेगी, अमेरिकन प्रोडक्ट्स ज्यादा बिकेंगे। अब यह डिपेंड इस बात पर करता है कि तुम्हारे सामान पर क्या फर्क पड़ेगा, टैरिफ लगाया कितना जा रहा है। ट्रंप साहब ने कहा कि भैया देखो मैं लगाने वाला हूं 100% टैरिफ। मतलब यह है कि भारत की चीज जो ₹1 की है वो फिर वहां ₹2 की बिकेगी। क्यों, कब और किस स्थिति में? अगर ब्रिक्स देशों ने हल्की सी भी ये कोशिश की कि वो लोकल करेंसी में व्यापार करें या वो डॉलर को रिप्लेस करने की कोशिश करें या वो ब्रिक्स की नई मुद्रा बनाने की कोशिश करेंगे, तो याद रखें कि वे अमेरिका छोड़कर कहीं और व्यापार कर लें, क्योंकि डॉलर से छेड़छाड़ मैं करने नहीं दूंगा। और मैं आपको बता दूं, ये डॉलर का ही वर्चस्व है जो अमेरिका को बहुत बड़ा बनाता है। पूरी दुनिया में जो डॉलर का वर्चस्व है ना, ये अमेरिका की सफलता की बानगी है, अमेरिका के दबदबे की बानगी है। जैसे डॉलर से छेड़छाड़ शुरू होगी
अमेरिका को पेट में दर्द होना लाजमी है। उसी बात की खातिर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। इस स्टेटमेंट को देने के पीछे मैंने आपको बताया कि ब्रिक्स देशों का जो सम्मेलन हुआ था वहां पर जोर शोरों से इस बात की चर्चा थी कि क्यों ना एक ब्रिक्स करेंसी बनाई जाए। क्यों? चैलेंज करने के लिए अमेरिका को। अच्छा, एक बात और समझिए, इस पूरी ब्रिक्स कहानी में तीन लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो सी जिनपिंग साहब, एक पुतिन जी और एक मोदी जी। देखो, ब्रिक्स देशों में यही तीन देश बहुत बड़े देश हैं जिनकी इकोनॉमी मैटर करती है। पुतिन साहब का स्टेटमेंट यहां पर ध्यान देने योग्य। उन्होंने कहा था कि देखो, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि डॉलर से कोई छेड़छाड़ हो, हमें कोई उसको रिप्लेस करने का इरादा नहीं है, लेकिन जिस स्थिति में अमेरिका हम पे सैंक्शन लगा रहा है, भाई हम कैसे व्यापार करें? मजबूरी में हमें दूसरी मुद्रा की तरफ जाना होगा। उसी बात की रिएक्शन में, क्योंकि सी जिनपिंग तो आप जानते ही, मैंने एक सेशन भी किया था कि कैसे उनके यहाँ सोने का भंडार मिला था तो उनकी मुद्रा ऑटोमेटिक स्ट्रांग होने जा रही है। भारत भी रुपये के दबदबे को लगातार बढ़ा रहा है। ऐसे में ट्रंप साहब को लगता है कि भैया उनकी डॉलर जो है वो खतरे में है। उनकी डॉलर अगर खतरे में हो गई तो जो दबदबा हमारा करेंसी का पूरी दुनिया में बचा हुआ है, दबा हुआ है, दबदबा है, वो दबदबा कायम नहीं रहेगा। इस बात को लेकर कि अगर ब्रिक्स देशों में उनका सीधा सीधा इशारा भारत और चीन की तरफ है, क्योंकि पुतिन साहब का तो कोई ट्रेड अभी अमेरिका से चल नहीं रहा, कि अगर हल्की सी भी छेड़छाड़ शुरू करी तो वो, मेरा शब्द ध्यान कीजिए, उन्होंने कहा कि वो मूर्ख बनाने के लिए किसी और को देख ले। हम मूर्ख नहीं बनने वाले, मैं 100% टैरिफ लगाऊंगा। ये इनकी समझ में नहीं आ रही है। पता नहीं जब से पुतिन साहब, ये ट्रंप साहब जो हैं बैठे हैं, अब इनके बारे में आज तक निर्णय नहीं कर पा रहा भारत की ये हमारा पक्षकार आदमी है कि विपक्ष आदमी है, ये दोस्त है कि दुश्मन है। एक पल वो कहते हैं नमस्ते, दूसरे को कहते हैं टाटा बाय बाय। इनकी नहीं समझ में आ रही है कि क्या इनके मन में चल रहा है। इनका ये बयान से पूरी सनसनी मचनी तय हुई कि भैया देखो, बात ऐसी है कि अगर ऐसा होता है 100% टैरिफ का मतलब है भारत को अमेरिकी बाजार से बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है, सवाल यहां ये उठता है कि अगर भारत उस बाजार से बाहर हो गया तो क्या हमें कितना नुकसान झेलना पड़ेगा? पैसे का नुकसान तो होता ही है। देखिए, जब अर्थ संबंध खराब होते हैं तो राजनीतिक संबंध अपने आप खराब हो जाते हैं। मान लीजिए किसी देश साहब का व्यापार ही नहीं है, तो आप पे क्या फर्क पड़ता है कि वहां क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, वो क्या कर रहे हैं? जब आपके आर्थिक संबंध मेंटेन रहते हैं तो बातचीत भी रहती है, और अमेरिका जैसे देश को इग्नोर किया नहीं जा सकता। वाइसा वर्सा भी, अमेरिका भी भारत जैसे देश को इग्नोर नहीं कर सकता। कहानी को आगे बढ़ाएं तो पता चलता है कि कितना पावरफुल है ये डॉलर, जिसका दबदबा पूरी दुनिया में डंका बजता है। ध्यान दीजिए, 59% दुनिया भर के जो केंद्रीय बैंक हैं जो रिजर्व रखते हैं विदेशी मुद्रा का, वो 59% अमेरिकी डॉलर है, क्योंकि हर जगह पेमेंट डॉलर में ही करना, तो विदेशी मुद्रा का भंडार डॉलर में ही रहता है। दुनिया में 40% कर्ज डॉलर में ही दिए जाते हैं, इसलिए विदेशी बैंकों को डॉलर की जरूरत होती है। 90% दुनिया भर में जो कारोबार होता है वो 90%, हालांकि आंकड़ा 85 से 90% तक का है जो डॉलर में होता है। यह बात इस बात की साबित करने के लिए काफी कि डॉलर कितना मजबूत है। अब प्रश्न यह है कि जी डॉलर इतना मजबूत बना कैसे? हमारा रुपया भी हो सकता था, चीन का युआन भी हो सकता है, रूबल भी हो सकता है, पाउंड भी हो सकता है। क्यों अमेरिकन डॉलर इतना इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर गाने तक बनते हैं कि मोटर गाड़ी चलांदा डॉलर कमांदा? डॉलर इतना स्ट्रांग बना कैसे? देखिए, डॉलर स्ट्रांग बनने के पीछे है अमेरिका का गोल्ड रिजर्व, और अमेरिका की सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो उसकी स्थिति निकल कर आई, वो कहानी को समझिए। 1944 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट प्रेसिडेंट थे। उन्होंने पूरी दुनिया के देशों के साथ बैठकर यह तय किया, चूंकि अमेरिका के पास उस समय सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व था। मैंने पिछले ही सेशन में बताया है कि गोल्ड रश के बाद अमेरिका की इकोनॉमी तेजी से बूम करी। जैसे ही किसी देश के पास गोल्ड ज्यादा हो जाता है, उसकी करेंसी का ठीक ठाक स्टेबिलिटी आ जाती है। तो अमेरिका के पास गोल्ड था, तो उस गोल्ड का फायदा उठाते हुए उन्होंने सभी देशों को, 1944 की बात है, देश बैठे और बेस प्राइस जो है, मतलब बेस जो है, डिक्लेयर कर लिया कि भाई हर एक मुद्रा का बेस डॉलर मापा जाएगा। अच्छा, मान लीजिए भारत और पाकिस्तान आपस में एक दूसरे से व्यापार करते हैं। अब वो ऑब्वियस बात है, भारतीय रुपए का पाकिस्तान में क्या वैल्यू है? तो डॉलर की, जो 1944 चली आ रही है। तो हमने पाकिस्तान को पेमेंट कर दिया डॉलर में। किस में पेमेंट किया? डॉलर में पेमेंट हो गया। जैसे ही डॉलर में पेमेंट होता तो उस डॉलर का तो पाकिस्तान में कोई वैल्यू नहीं है। मान लीजिए अमेरिका का कोई भी शख्स डॉलर लेकर जाए कि भाई साहब मेरे पास 1 लाख डॉलर है, मुझे चाय पिला दीजिए। 1 लाख डॉलर के बाद भी उसको चाय नहीं पिलाएगा, क्योंकि वहां पाकिस्तान रुपये की वैल्यू है। बात ये निकल कर आई कि डॉलर में करो व्यापार, और इस डॉलर को अमेरिका वापस ले लेता था, बदले में तुम्हें उससे सोना खरीदना होता था। तो उसका सोना बिका, उसका डॉलर वापस आया। सोना जिस देश में आता है उससे उसकी करेंसी स्टेबल हो जाती है। भाई बात समझ में आई कि साहब व्यापार डॉलर में हो रहा है, देश मजबूत कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है कि आपने उसको डॉलर में पेमेंट किया, डॉलर से उसने क्या खरीद लिया? अमेरिका से सोना खरीद लाया। अब सोना उसके देश में आ गया, और सोना
करेंसी की स्टेबिलिटी के लिए कितना जरूरी है आप सभी जानते हो, मैं कई बार इसको समझा चुका हूं। ऐसे में डॉलर का दबदबा बढ़ना शुरू हो गया, सब लोग डॉलर में व्यापार करने लगे, डॉलर में व्यापार करने लगे, और साथ में एक चीज और हुई जिसने डॉलर को बहुत मजबूती प्रदान की। मेरे प्यारे साथियों, उस समय सऊदी अरब जो तेल का सबसे बड़ा भंडार बनकर निकला, सऊदी अरब पे आसपास से खतरा था। अमेरिका ने वादा किया कि सऊदी अरब भैया देखो मेरी बात सुनो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, शर्त यह है कि तुम किसी भी सूरत हाल में अगर किसी को तेल बेचोगे तो डॉलर में बेचोगे। तेल की जरूरत सबको थी, सऊदी अरब तेल बेच रहा था, तो ऐसी स्थिति में भी डॉलर मजबूत हुआ। आर्थिक शब्दावली यह कहती है कि पेट्रोल या डीजल के बदले जिस डॉलर का पेमेंट किया जाता है उसे पेट्रो डॉलर कहते हैं। क्या कहते हैं? पेट्रो डॉलर। तो डॉलर का वर्चस्व बढ़ने के पीछे दो वजह, एक वो समझौता, एक सऊदी अरब से जो तेल खरीदने की शर्त लगा दी गई कि भैया केवल पेमेंट डॉलर में होगा। अब जिन देशों के पास डॉलर पहुंच रहा है वो क्या कर रहे हैं इस डॉलर का? वो अमेरिका के पास जाते कि लाइए हमें सोना दे दीजिए, वो सोना खरीद के अपने देश में लाते, जिससे उनका गोल्ड रिजर्व बढ़ जाता, और गोल्ड रिजर्व बढ़ने से उनकी करेंसी में स्टेबिलिटी आ जाती। अच्छा, ऐसा होते होते जब डॉलर पूरी दुनिया में बढ़ने लगा तो डॉलर के वर्चस्व की वजह से पूरी दुनिया के लोग पहुंचे अमेरिका के पास सोना खरीदने के लिए। अमेरिका का गोल्ड रिजर्व कम होने लगा। यह बात अमेरिका के लिए बड़ी टेंशन वाली बात हो गई कि डॉलर का वर्चस्व तो बढ़ रहा है लेकिन मेरा गोल्ड रिजर्व तो कम होता जा रहा है। ऐसे में उनके राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन साहब ने कहा कि देखो ऐसे नहीं, गोल्ड को अलग कर दीजिए। इससे क्या कर दीजिए? गोल्ड को अलग। अगर गोल्ड को आप अलग कर देते हो फिर तो डॉलर को झटका लगना तय था। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, अब डॉलर 1972-73 तक केवल सोना खरीदने और बेचने तक सीमित नहीं था, डॉलर पूरी दुनिया में एक्सचेंज के रूप में इस्तेमाल हो रहा था। तो डॉलर की वैल्यू जो बढ़ गई थी, बावजूद इसके कि सोने को उससे अलग कर दिया गया, डॉलर की वैल्यू में कोई कमी नहीं आई। तब से डॉलर का एक छत्र राज चलने लगा। ऐसे में डॉलर के लेन देन के लिए एक पेमेंट सिस्टम की व्यवस्था की गई जिसे स्विफ्ट पेमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्विफ्ट पेमेंट जिसे कहा गया। स्विफ्ट पेमेंट की स्थापना हुई 1973 में और दुनिया भर के बैंकों को उससे जोड़ दिया गया। बैंकों को जोड़ने के बाद स्विफ्ट पेमेंट के माध्यम से आप डॉलर में लेन देन कर सकते थे, क्योंकि मान लीजिए मैं भारत हूं तो मुझे श्रीलंका के रुपये से क्या मतलब है, मुझे उसे पेमेंट डॉलर में ही करना होगा। यह पेमेंट करने के लिए जिस सिस्टम का इस्तेमाल होता है उसे स्विफ्ट पेमेंट कहते हैं। ऐसे ही अगर मान लें हम 1% की मान लो ब्रिक्स मुद्रा आ जाए तो सर एक सिस्टम तो उसके लिए भी जरूरत पड़ेगी। हाँ, मोदी जी ने कहा भी था ब्रिक्स देशों में कि आप क्या करिए, बना लीजिए, अगर कोई मुद्रा बनती है तो आप हमारे यूपीआई का इस्तेमाल कीजिए। स्विफ्ट की तरह ही हमारा जो पेमेंट सिस्टम होगा यूपीआई, उसका आप इस्तेमाल कर लीजिए। याद रहे, स्विफ्ट और यूपीआई पेमेंट नहीं करते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं, आपके लेन देन की जानकारी देते हैं। चाहे तो यूपीआई हो, दिस अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, दिस अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट। ये पैसे का लेन देन नहीं करते हैं, ये तो एक क्या है, इंटरफेस सिस्टम है जो बताता है कितना पैसा गया कितना पैसा आया। ऐसे ही डॉलर के लेन देन के लिए जिस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है उसे स्विफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्विफ्ट कहते हैं। कैसे काम करता है स्विफ्ट पैटर्न? देखिए साहब, जिसके माध्यम से अमेरिका बहुत पैसा कमाता है। एक एग्जांपल के माध्यम से मैं तुम्हें समझाना चाहूंगा कि मान लीजिए अडानी ग्रुप ने पाकिस्तान से सूरजमुखी खरीदी, तो अब सीधी सी बात है, पाकिस्तान को क्या मतलब है भारतीय रुपयों से? वो कहेगा कि भैया लाओ पैसे लाओ डॉलर में। तो क्या करेगा? सबसे पहले अडानी ग्रुप भारत के बैंक को $10,000 की जो सूरजमुखी खरीदी है, $10,000 के बराबर जो भी करेंसी का रेट होगा उसके हिसाब से पैसे जमा करा देगा। यह पैसा फिर कहां पहुंचेगा? भारतीय बैंकों का अमेरिकी बैंक में खाता होता है, यहां से वो डॉलर में एक्सचेंज करके पेमेंट करने को कहेंगे कि भाई साहब आप पाकिस्तान के जो भी हिसाब से पेमेंट चल रहा हो, जो उनकी मुद्रा चल रही हो इतने डॉलर के बराबर, उसको पेमेंट वो आप कर दीजिए। कई बार मुद्रा ऊपर नीचे होती हैं, बहुत सारी मुद्राओं की वैल्यू बहुत लो होती है, जैसे बहुत सारे पैसे ऐसे हैं अफ्रीकन कंट्रीज के, उनकी बहुत वैल्यू डॉलर के मुकाबले, तो डॉलर के मुकाबले अमेरिका को बहुत सारा पेमेंट मिल जाता है एक्सचेंज करने के माध्यम से। भाई जितनी मुद्रा कमजोर होगी उतना ही फायदा होगा डॉलर को। फिर क्या होता है, भारतीय खाते वाला जो अमेरिकी बैंक है दूसरे पाकिस्तानी खाते वाले अमेरिकी बैंक को पैसा ट्रांसफर कर देगा, दूसरा अमेरिकी बैंक पाकिस्तान के बैंक में पैसे ट्रांसफर कर देगा पाकिस्तान की करेंसी में। पाकिस्तानी बैंक से कारोबारी $10,000 के बराबर पाकिस्तानी रुपये निकाल सकता है, जो कि कम ही निकलते हैं, सीधी सी बात है, क्योंकि पाकिस्तानी पैसे की वैल्यू कोई बहुत ज्यादा है नहीं। हालांकि भारत की वैल्यू भी लगातार, पैसे की वैल्यू हमने तो जब से होश संभाला है हमें तो यही समझ में आता है कि पाक वैल्यू गिर गई है। यहीं पर एक प्रश्न खड़ा होता है कि गुरुजी बात ठीक है, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि साहब ये वैल्यू डिसाइड कैसे होती है।
डिसाइड होने के बिल्कुल बेसिक टर्म्स हैं कि आप कितना विदेशी व्यापार कर रहे हो, दुनिया से आप कितना मंगा रहे हो पैसा, सामान कितने मंगा रहे हो, ये सब डॉलर में होना है। अगर तुम्हारे देश में चीजें पैदा नहीं होती, तुम्हें विदेश से मंगा रहे हो, यू हैव टू पे इन डॉलर, तो ऑब्वियस बात है तुम्हें डॉलर की जरूरत ज्यादा पड़ेगी और तुम्हारे पैसे का जो वैल्यू है वो गिरती चली जाएगी। इसीलिए आत्मनिर्भर भारत में यह बात जरूरी होती है कि हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएं। क्या बढ़ाएं? एक्सपोर्ट, जिससे डॉलर हमारे यहाँ आए, ताकि हमें अपनी मुद्रा को नीचे ना गिराना पड़े और साथ में हमें बहुत ज्यादा चीजें ना खरीदनी पड़े, नहीं वरना पेमेंट किस में करना पड़ेगा? पेमेंट हमें डॉलर में करना पड़ेगा। तो ये सब चीज बेसिक चीजें हैं जिस वजह से क्या होता है, पूरा सिस्टम तय होता है कि कैसे रुपया और डॉलर आपस में इंटरचेंज होंगे। हालांकि हम तो हमेशा से ये तीर नीचे ही देखते आए हैं कि रुपया नीचे ही रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि कई बार हम चीजें ज्यादा मंगाते हैं, पेमेंट डॉलर में करना पड़ता है और उस हिसाब से हमारी मुद्रा नीचे गिरती चली जाती है। ये याद रखना, जब जब हमारे देश में, आप अपने देश के एग्जाम्पल से समझो, जब जब हमें चीजें ज्यादा खरीदनी पड़ेंगी तो हमें पेमेंट डॉलर में करना पड़ेगा, हमारी मुद्रा नीचे जाएगी और मुद्रा नीचे जाना एक अच्छी स्थिति का सूचक नहीं होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ट्रंप साहब के इस स्टेटमेंट से, जिन्होंने कह दिया कि टैरिफ लगाऊंगा अगर डॉलर को रिप्लेस करने की कोशिश की, ठीक है, कोई भी चीज सर्वशक्तिमान नहीं है ट्रंप साहब, डॉलर को एक दिन तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि हर वक्त आपके डॉलर का वर्चस्व नहीं रह सकता। यह बात आप जितनी जल्दी समझ लो उतनी जल्दी बेहतर है। लेकिन इसका क्या फर्क पड़ने वाला है? देखिए, सारी कहानी ब्रिक्स देशों के इर्द गिर्द घूम रही है। अब जब ब्रिक्स देशों के इर्द गिर्द घूम रही है तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, एक मिनट के लिए आप देखो कि ऊपर वाले जो देश हैं उनमें जो टॉप 10 ट्रेडिंग कंट्रीज हैं अमेरिका के साथ, तो ब्रिक्स देशों में उनमें से केवल कौन से देश शामिल हैं? देखिए, ब्रिक्स देशों में शामिल है चाइना, जिसने 36.12 लाख करोड़ रुपए का व्यापार किया। उसके बाद नंबर आता है भारत का, जिसने 7.08 लाख करोड़ रुपए का व्यापार किया। तो मतलब साफ है कि आप सीधे सीधे 100% टैरिफ की जो धमकी दे रहे हो वो चीन और भारत को ही दे रहे हो, क्योंकि इन्हीं का ट्रेड सबसे ज्यादा है तुमसे। भारत क्या भेजता है, ये लिस्ट है, इसको देख लीजिएगा। ये सारी चीजें भारत एक्सपोर्ट करता है। हालांकि जब तक मैं इस सेशन को रिकॉर्ड कर रहा था तब तक एक्सपर्ट्स की यह बात निकल कर आ रही थी कि ट्रंप साहब बोलते ज्यादा हैं, करते कम हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, मैं बता दूं, उनकी टीम में जितने भी लोग हैं वो 100% मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो कॉन्सेप्ट लेकर वो चल रहे हैं, वो जिस तरीके से अमेरिका को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसमें वो डॉलर को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर डॉलर कमजोर पड़ गया तो ये समझ लेना कि वास्तव में फिर उनका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का कॉन्सेप्ट कमजोर पड़ जाएगा। इस पर ट्रंप साहब, मुझे जहां तक उम्मीद है, पूरी की पूरी जो है एक्शन लेने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, सेशन थोड़ा टेक्निकल था, चीजें थोड़ी सी समझने की थी। उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत के टॉप 3 ट्रेड पार्टनर कौन हैं जिनसे हम व्यापार करते हैं और किस करेंसी में व्यापार करते हैं। मैं एक सेशन में आपको जरूर समझाऊंगा कि जब लोकल करेंसी में व्यापार करना होता है तो हमें क्या क्या सेटलमेंट करने होते हैं। क्या लोकल करेंसी में व्यापार हो भी सकता है? नहीं हो सकता। पहले समझिए, हो सकता है, लेकिन देयर आर सम टेक्निकल इश्यूज, देयर आर सम टेक्निकल टर्म्स जिनको आपको समझना होगा। फिर किसी दिन विस्तार समझाऊंगा कि अपने रुपए में व्यापार करने के लिए हमें दुनिया में कैसे काम करना होगा। मिलता हूं फिर एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, संपन्न भारत।